थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल चाह ही रहे थे तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारे हाथ में होता, लेकिन जेल नेहरू अच्छा आदमी बनने के लिए यूनाइटेड नेशन में चले गए। अब यूनाइटेड नेशन बोला कि अगला साल प्लेबिसाइट होगा, जनमत संग्रह होगा, देखा जाएगा कौन ज़्यादा वोट से जीत रहा है, इंडिया की पाकिस्तान उसी में चलिए हम लोग बेसिक चीज़ तो कल ही पढ़ लिए थे कहानी के रूप में, नाजिज्म एंड हिटलर, ठीक है। आज उसका थोड़ा एनसीईआरटी के हिसाब से हम लोग देखते हैं कि एनसीईआरटी में क्या क्या कहता है। मेन आप लोगों को कल बता दिए थे कि 1914 से 1980 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है। उस वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हारता है कि जीतता है? हारता है। जर्मनी के उस समय राजा कौन होता है? विलियम केसर टू। विलियम केसर टू उस समय जर्मनी का राजा होता है, ठीक है। और जब जर्मनी उस समय जब हार जाता है 1918 में, ठीक है, ठीक है जी, 1918 में जब जर्मनी हार जाता है तो उसके बाद वहाँ राजा का राजतंत्र खत्म हो जाता है, भाग जाते हैं, हॉलैंड पे जाके छुप जाता है मरने के डर से। तो जर्मनी का जो बागडोर किसके हाथ में आता है? वीमर रिपब्लिक। वीमर रिपब्लिक के हाथ में आता है जर्मनी का बागडोर, आप लोग को वीमर रिपब्लिक के हाथ में आता है, ठीक है ना। ये सब यहाँ तक तो हम लोग पढ़ लिए थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का सब कहानी पढ़ लिए थे, ठीक है ना। ये पढ़ना है वीमर रिपब्लिक के हाथ में, ये भी थोड़ा पढ़ा दे लेकिन पढ़ो और पढ़ो इसको। ये वाला यहाँ से पढ़ना है हम लोग को। जर्मनी का बागडोर वीमर रिपब्लिक के हाथों में आता है। वीमर रिपब्लिक क्या है? रिपब्लिक के शब्द जुड़ा हुआ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है लो, नेशनल असेंबली बनाता है लो, मैंने राजा भाग गया, ये पूरा देश अब खाली है, राजा साहब भाग गए, एब्डिकेट हो गए, रिमूव हो गए, तो कोई ना कोई सत्ता चलाने के लिए चाहिए ना। तो बहुत सारे डेप्यूटीज नेता कबू भी इतिहास से लेकर अभी तक हर समय आपके देश में कोई हो ना हो, नेता हमेशा रहता है लोग देश चलाने के लिए। नेताओं के लिए लड़ाई हमेशा होती है, सत्ता के लिए हमेशा लड़ाई होती रही है। तो देश चलाने के लिए कौन सा है? नेता लोग है, ऐसा नहीं है कि नेता नहीं है, समझे। तो उसी नेता के ग्रुप को बोला जाता है वीमर रिपब्लिक। वो लोग वीमर रिपब्लिक लोग अपना डेमोक्रेसी लाता है, लोग एक तो अच्छा काम करता है, सबको वोट देने का अधिकार करता है, लेकिन जो जाके 1919 में ये लोग वर्साइल में जो ट्रीटी करके आता है लोग, माने यहाँ पे राजतंत्र, ये लोग अपना राजतंत्र हटाया, वीमर रिपब्लिक आया, तो वीमर रिपब्लिक ही ना अब जर्मनी का हेड होगा। अब तुम मालिक हो, तुम्हारा घर के लोग को दंगा फसाद कर दिया, मार झाड़ा कर दिया, तो मालिक है ना आगे जाएगा बतियाने के लिए, ठीक है। इसीलिए कभी दंगा फसाद झगड़ा वगड़ा नहीं करना चाहिए, तो मालिक भी जानता है। अब तो भाग गया, लो जो करके भाग गया, राजा साहब तो आग लगा के भाग गए, राजा तो जहां जाना था चले गए, मजा कर रहा है। वीमर रिपब्लिक लोग आया, अब वीमर रिपब्लिक लोग जर्मनी का रिप्रेजेंटेटिव होकर कहाँ गया? पेरिस में। पेरिस ये महल था वर्साइल में, हिंदी में वर्साय बोलते हैं, वर्साइल इंग्लिश में बोलते हैं, वर्साइल में गया, वहां पे वर्साइल ट्रीटी हुआ। अब वर्साइल ट्रीटी में 4-5 को ये लोग कांड करके आ गया। कांड बोले तो उन्हें ये लोग अपने से नहीं किया, बेचारा को जबरदस्ती थोपा गया कि तुमको मानना है तो मानो, तो तुमको भी वाट लगाएंगे, जर्मनियों छीन लेंगे, मजबूरी से बेचारे को मानना पड़ा। वो कांड था, कांड नंबर 1 क्या था? विदेशी कॉलोनी गई। 2, 13% आपका जमीन गया। 3, हाँ 75% आयरन गया, 26% कोल गया, 10% आपका जनसंख्या भी गया, समझे। और 6 बिलियन पाउंड आप 1921 तक कंपनसेशन देना है अलाइड पावर को, और आर्मी भी नहीं रखना है, आर्मी भी नहीं रखना है। देखो ये क्या, और सबसे अब लास्ट में ये भी मानना है कि जो भी 1914 से 1918 तक वार हुआ है उसके जिम्मेवार हम जर्मनी के लोग हैं, और हम लोग पनिशमेंट के लायक हैं।
हाँ, ये अब देखो बीमर रिपब्लिक की हालांकि कोई गलती नहीं थी, चाह के भी ये लोग नहीं मान, ऐसा हो सकता है। कि शुरुआत में देश आज़ाद हुआ तो ऐसी परिस्थिति, अपना देश में भी ऐसी परिस्थिति हुई, जवाहरलाल नेहरू से कुछ जानबूझ के नहीं, अनजाने में गलती हो गई। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, उस समय जेल नेहरू चाहते, सरदार वल्लभ भाई पटेल चाह ही रहे थे तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारे हाथ में होता, लेकिन जेल नेहरू अच्छा आदमी बनने के लिए यूनाइटेड नेशन में चले गए। अब यूनाइटेड नेशन बोला कि अगला साल प्लेबिसाइट होगा, जनमत संग्रह होगा, देखा जाएगा कौन ज़्यादा वोट से जीत रहा है, इंडिया की पाकिस्तान उसी में जाएगा। अगला साल देखा गया आतंकवाद का प्रॉब्लम, बोला अगला साल नहीं, अब अगला साल होगा। फिर आतंकवाद का प्रॉब्लम है, नहीं नहीं अभी प्रॉब्लम अभी हटा नहीं आतंकवाद, अब अगला साल होगा। उस अगला साल करते 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 अभी 2025 आ गया 1947 से। क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुआ? नहीं हुआ। इसी को बीजेपी वाला लोग एक मुद्दा बना के बोलता है, हालांकि जेल नेहरू का अंदर ये मंशा नहीं था कि हमको प्रॉब्लम फंसाना है। फंस जाती है, इतिहास में कुछ घटनाएं हो जाती है। एक कबड्डी टीम तुम नहीं सही हार सकते हो। कबड्डी खिलाते हैं बच्चा लोग को, तो वो कहता है सर आप गाल खिला रहे हैं, वो वाला पटिया कहता है सर आप कोनी की तरफ से बोल रहे हैं, आप हम गाल खिला रहे हैं, जबकि तुम सही हो। तो ऐसी हो जाती है। तो बीमर रिपब्लिक में बेचारे में कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी ये जैसे वहाँ से लौट के आते हैं, बीमर रिपब्लिक जब वहाँ से लौट के आते हैं, जर्मनी में जब घुसते हैं, अब लोग इनको गाली से एकदम स्वागत करता है, आइए 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 नवंबर क्रिमिनल लोग आइए, लोग गाली से स्वागत करते, आइए आपको गालियों से स्वागत करते हैं लोग। तो ऐसा लोग वहाँ का था। इधर बीमर रिपब्लिक 1999 में 1919 में एंट्री करता है, इधर से हिटलर वो एंट्री करता है एक पार्टी के द्वारा। उस पार्टी का नाम है, अभी नाजी पार्टी नहीं रखा है, जर्मन वर्कर्स पार्टी, ठीक है। बीमर रिपब्लिक लोग दिन पर दिन बद से बदतर होते जाता है, हिटलर दिन पर दिन राइज करते जाता है, राइज करते जाता है, राइज करते जाता है। एक समय आता है 1932 में हिटलर वहाँ का चांसलर बन जाता है। 33 में सबको हटा के, सब पार्टी साटी सबको बंद करके डिक्टेटर बन जाता है, समझे। और उसके बाद ज्यूज को, यहूदी ज्यूज मैंने यहूदी को, पोलैंड वासी को, जिप्सीज को, लंगड़ लूचा को काटना, कम्युनिस्ट पार्टी को काटना, मारना, गैस के चैम्बर में घुसा के मारना शुरू कर देता है। डेमोक्रेसी का द एंड। उसका सपना था कि पूरी दुनिया पे हम कब्जा करेंगे, पहले यूरोप पे कब्जा करेंगे। और जो बोल दिया कि ये काम करेंगे, कोई मिनिस्टर कहेगा सॉरी गलती भाई काम मत कीजिए, हटाओ इसको, हटाओ इसको, हटाओ, ये हमारे खिलाफ बोल रहा, हटाओ इसको, ऐसे करता था वो। तो यही कहानी हम लोग पढ़ा जाएगा, ठीक है। हाँ, हिटलर कहीं जाता था तो अपने आप को बहुत बड़ा देशभक्त साबित करता था, मसीहा, सेवियर ऑफ द कंट्री। तो देखिए, तो यही चीज यहाँ पे दिया है कि जर्मनी फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वार। तुम लोग जो कहानी सुना है वही चीज वह है, एनसीईआरटी ही है। फर्स्ट वर्ल्ड वार वो लड़ा 1914 से 18 तक, किसके साथ? ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर लड़ा ना। एक तरफ था जर्मनी, दूसरा, हाँ ठीक है, ऑस्ट्रिया, तीसरा सर्बिया अपोजिट में था। इसके तरफ बताओ, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ओटोमन और बुल्गारिया। और उसके तरफ कौन था? अलाइड पावर, यूके, फ्रांस, रसिया, इटली भी आ गया 2015 में, और यूएसए भी आ गया 2017 में। रसिया 1917 में रसिया गया और 1917 में यूएसए आया, ठीक है। तो वहीं जर्मनी फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वार, जर्मनी पहला वर्ल्ड वार लड़ा, ठीक है ना, 1914 से 1980 तक। एलोंग किसके साथ? ऑस्ट्रिया एम्पायर के साथ। किसके विपक्ष में जी? अलाइज, इंग्लैंड, फ्रांस एंड रसिया के विपक्ष में। यही चीज ना जानते हैं लोग। जर्मनी इनिशियली मेड द गेम्स बाय ऑक्युपाइंग द फ्रांस एंड द बेल्जियम। शुरुआत में तक तुम लोग बताए थे ना, बेल्जियम को भी मारो, फ्रांस को भी मारो, इंग्लैंड को भी मारो। तो शुरुआत में जर्मनी अटैक करना शुरू करता है ना, तब बेल्जियम और फ्रांस में थोड़ा सा बढ़त पा लेता है, जीतता है। यूके जब तक नहीं आया था, 3 तारीख को ये फ्रांस के खिलाफ और बेल्जियम के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दिया था। 8 तारीख को ना यूके आता है, यूनाइटेड किंगडम। तो इस समय ये बढ़त पा रहा था, जर्मनी बढ़त पा रहा था, तो शुरुआत में गेन करता है, ठीक है ना। However, the Allies won defeating the Germany. Allies मतलब वहीं यूएसए वाला ग्रुप, यूके का ग्रुप। ये लो है एक्सिस पावर, जर्मनी का ग्रुप है एक्सिस पावर, और उन लोगों का ग्रुप है अलाइड पावर। तो अलाइड लोग जीतता है, जर्मनी को डिफीट करता है। सेंट्रल पावर इसको बोलते हैं, एक्सिस पावर या सेंट्रल पावर। नवंबर 1918 में अलाइज पावर जीत जाता है पूरी तरह से, ठीक है ना। यूएसए ज्वाइन करता है 1917 में, ये भी जानते हो। अब कहता है डिफीट इन वर्ल्ड वार 1 द जर्मन इंपेरर वार रिमूव्ड। तुम्हारा एनसीईआरटी में लिखा है एब्डिकेटेड, बात वह एक है, जर्मन इंपेरर हट गया, वहां से हटा दिए गया।
एब्डिकेटेड, देखो तुम्हारे एनसीईआरटी में यही लिखा है, खूब यही शब्द लिखा है, द जर्मन इंपेरर एब्डिकेटेड, अ नेशनल असेंबली मेट एट वीमर। बहुत पूरे देश में जो लोग डेप्यूटीज है, जो नेता है, जो पहले राजा के समय में चुने गए हैं या नेता की तरह जो बिहेव करते हैं, वो वीमर में मिलते हैं। वीमर क्या, एक शहर है जर्मनी का, वहाँ पर नेशनल असेंबली बनाता है लो, कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है लो, और वोट कराता है लो, और वहाँ से चुन के इनकी एक कमेटी जाती है वर्साइल में, एंड इस्टेब्लिश्ड ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन चुनता है लो विथ ए फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर में जानते हैं ना क्या होता है फेडरल स्ट्रक्चर? जैसे एक सेंटर होगा, अपने इंडिया में क्या फेडरल स्ट्रक्चर है, नाम भले फेडरल नहीं है, फेडरल का गुण है, इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट बोला जाता है, भारत राज्यों का संघ है। फेडरल अमेरिका है। फेडरल में क्या होता है ना कि तुम जब चाहो तब स्टेट अलग हो सकता है, यूनियन में जब चाहो अलग नहीं हो सकता। यूनियन में कोई अलग होना चाहेगा तो ले लाठी लाठी मारा जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है तुम अलग नहीं हो सकते हो, क्या कर सकते हो। अमेरिका में जब मन करे तब अलग हो सकता है। अब फेडरल का मतलब हो गया कि एक सेंट्रल पावर होगा और उसी के सब ऑर्डिनेट होंगे स्टेट वाले। स्टेट वाला रहेगा, सेंट्रल पावर सबको देखेगा पूरे देश को, स्टेट वाला अपने स्टेट को देखेगा, जिला वाला अपने जिले को देखेगा। तो फेडरल स्ट्रक्चर इन लोग बनाता है। ऑल मेल एंड फीमेल गॉट राइट टू द वोट, सब मेल और फीमेल जो है ना को वोट देने का अधिकार मिल जाता है इसमें, ठीक है। तो ये देखो यहाँ तक ये हो गया। तो यहाँ तक तो ये काम तो अच्छा करता है। वीमर रिपब्लिक के आने से कम डेमोक्रेसी तो आ गया, ये काम तो अच्छा किए लो। तो हर चीज का एक निगेटिव पॉइंट होता है, एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। वर्ल्ड वार 1 में हारने का एक तो फायदा हुआ कि राजवा भागा, राजतंत्र कहिए लग झेलते, तो एक तो फायदा हुआ कि राजवा भाग गया, ठीक है। अपने यहाँ अंग्रेज आया बहुत घाटा किया, लेकिन एक तो फायदा हुआ राजतंत्र खत्म हुआ, इंडिया की यूनिफिकेशन किया। नहीं तो अगर अंग्रेज नहीं आया रहता तो आज इंडिया इतना बड़ा नहीं होता, बंगाल अलग देश होता, महाराष्ट्र अलग देश होता, गुजरात अलग होता, तमिलनाडु अलग होता, ये जान लो। इंग्लिश तो नहीं आता तो हिंदी में अच्छा है कि इंग्लिश अच्छा है? हिंदी तो इंग्लिश क्या पढ़ रहे हो? रूल कहाँ है, मत पढ़ो, हिंदी पढ़ो। ज्यादा कमाने के लिए पढ़ो, यूं ना कहो, लालच के लिए पढ़ो। सब मेन चीज होता है ये है। ऑल दी मेल एंड ये सब हो गया। द रिपब्लिक हाउएवर वाज नॉट रिसीव्ड वेल बाय इट्स ओन पीपल, अपना ही लोग रिपब्लिक को अच्छा से रिसीव नहीं किया, गाली देने लगा, ठीक है ना। लार्जली बिकॉज इट वाज फोर्स्ड टू एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन बाय द एलाई, इसको रिपब्लिक को फोर्स किया गया कि आपको टर्म्स एंड कंडीशन मानना ही है, कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। कहाँ जाइएगा आप भी घेरा के पिटाइएगा, जर्मनियों तोड़ेंगे लोग, कहाँ जाइएगा आप, ठीक है। तो फोर्स किया गया टर्म्स एंड कंडीशन को। आफ्टर जर्मनीज डिफीट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार में हारने के बाद, जर्मनी के डिफीट होने के बाद रिपब्लिक को ये मजबूर किया गया कि भैया आपको कंडीशन मानना ही है, टर्म्स एंड कंडीशन मानना है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये बेचारे की कहाँ गलती है? कहीं गलती इन लोग को नजर आ रहा है तुम लोग को, लेकिन फिर भी ये गाली सुनते हैं। जेल नेहरू गाली सुनते हैं, गांधी जी गाली सुनते हैं अपने देश में। देखिए आप देखिए द पीस ट्रीटी, जो पेरिस शांति समझौता हुआ था, पेरिस पीस ट्रीटी, उस वर्साइल पैलेस में हुआ था, इसलिए वर्साइल पीस ट्रीटी बोलते हैं। द पीस ट्रीटी एट द वर्साइल इन द वर्ल्ड वार 1 वाज हार्श एंड ह्यूमिलिएटिंग, ये जर्मनी के लिए बहुत हार्श था, माने कड़ा था, और उसके शर्मनाक पीस ट्रीटी था। जैसे अपने यहाँ टीपू सुल्तान हारे थे ना, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी तीसरा युद्ध में, शर्मनाक हार हुआ था टीपू सुल्तान का। पहला जो युद्ध था हैदर अली हारा था, अच्छा से विजय हुआ था, क्योंकि उसके साथ निजामुओं था और मराठो था लोग। दूसरा में वो लोग निजाम और मराठा को अंग्रेज अपनी तरफ मिला लेता है, तीसरों में मिला लेता है लोग, बेचारा इसको टीपू सुल्तान को हरा देता है लोग। शर्मनाक ट्रीटी करता है लोग। वहीं इनके लिए भी पीस ट्रीटी कैसी थी? हार्श है और ह्यूमिलिएटिंग है, बेइज्जती वाला पीस ट्रीटी है। सब कुछ खो दो और गलतियों मानो अपना, बरियार है। ये सिस्टम देश में भी चलता है, गांव में भी चलता है। आप किसी झगड़ा करते हैं, कमजोर है, पंचायती होगा, बरियरवा उधर होगा, सब आप ही को समझौता मानना पड़ेगा, ठीक है।
इन दिस ट्रीटी जर्मनी लॉस्ट, ये पढ़े हैं क्या सभी कॉलोनी, 13% एरिया, 10% पॉपुलेशन, 75% आयरन, 26% कोल, और सब किस में बट गया, अलाइज पावर में। एगो अभी सिर्फ ये जर्मनी के बारे में पढ़ रहे हैं, ऑटोमन एम्पायर भी बटा, सीरिया, ईरान, इराक, फिलिस्तीन, ऑटोमन एम्पायर के कब्जा में था, 57 को देश पे कब्जा था उसका, सब बटा है। मात्र 19 साल का लड़का को कब्जा किया था ऑटोमन एम्पायर का। सब इतिहास में नहीं पढ़ोगे, जिंदा रहेंगे तबे देखेंगे। क्या बकलोल वाला क्वेश्चन है जी, कह रहा है जिंदा थे क्या? अरे यार कौन है जिंदा थे, कह रही यार तब इतिहास। तो तुमको कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो तुम देखे हो क्या? नहीं नहीं, ये इसकी गलती नहीं है। अभी ट्रेंड चल रहा है जेनजी वाले का, जेनजी वाले के पास दिमाग ऊपर का फ्लोर खाली है। 3 फ्लोर होता है, 4 फ्लोर होता है, गांव में लोग कहता है दिमाग में 4 फ्लोर में ऊपर वाला फ्लोर जो है ना, पहले हम लोग समझते थे लड़कियों का खाली रहता है। कोई भी भर देगा ना, 2 घंटा समझा देगा तो लड़कियां कहेगी हाँ रे बाप रे सही कह रहा है ये आदमी। खास कर अनपढ़ मौगी सबको समझा दो, है गाछ पे 5 को भूत रहता था, सही, ये बात तो सही है। अब क्या है, अब जेनजी वालों का यही प्रॉब्लम है। इंस्टाग्राम जो कह देता है वो मान लेता है लोग, फेसबुक पे जो कह दीजिए वो मान लेगा लोग, यूट्यूब पे जो कह दीजिए गलत सही वो मान लेता है लोग। ठीक है, क्या है ब्लर हो रहा है ये, समझे? तो ये जेनजी वाला को देखो अब कह रहा है। चलिए आप सुनिए, अलाइड पावर डीमिलिटराइज्ड, अलाइड पावर को तो आर्मी भी नहीं रखना है, माने अलाइड पावर डीमिलिटराइज्ड जर्मनी, जर्मनी को आर्मी भी नहीं रखना है। एंड जर्मनी फोर्स टू पे 6 बिलियन पाउंड, 6 बिलियन पाउंड का उसको कंपनसेशन भी देना, उसके एवज में गोल्ड देना, 6 बिलियन, 6 अरब का ऑफ द कंपनसेशन। और वार गिल्ट क्लॉज भी मानना है, जर्मनी एक्सेप्टेड दैट इट वाज हिज मिस्टेक, ये उसकी गलती की थी, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ। चलो एक बार बोलो तो क्या क्या हुआ। बीमर रिपब्लिक जब गया तब वर्साइल ट्रीटी में क्या क्या हुआ, पहला बोलो। ठीक है, कॉलोनी गया, 13% जमीन गया, कोल 75, वेरी गुड, याद हो गया। और वार गिल्ट क्लॉज भी मानना पड़ा, वार गिल्ट क्लॉज भी माना। आर्मी डीमिलिटराइज भी हो गया, क्योंकि आर्मी को क्या है ना, हाँ 6 मिलियन, उसको 6 मिलियन पाउंड का गोल्ड भी उसको देना है कंपनसेशन के रूप में। ठीक है, ये कांड अगर किसी देश के साथ होगा तो क्या उस देश के यूथ में जोश नहीं आएगा? तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में ही सेकेंड वर्ल्ड वार की सीड को बीज बो दिया गया है। फर्स्ट वर्ल्ड वार इज द मेन कॉज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार। यहीं से हिटलर का उदय होगा। हिटलरवा आएगा तो वो खिसियाई बिल्ली जो खंबा नोचता है ना, अब विदेश वाले को नहीं मार के अपने ही देश के यहूदी को मारेगा, लंगन लूचा को मारेगा, जो छोटे हैं नाटे हैं उनको मारेगा, जो हल्का काले हैं उनको मारेगा। हाँ, वो अलग अलग लेवल का, वो डिफरेंट लेवल का डिक्टेटर था हिटलर। वर्थ ऑफ द वीम, ये पढ़ ही लिए ना। अच्छा, एक चीज यहाँ पे दिया है कि जर्मन कॉमन पब्लिक थिंक दैट वीमर रिपब्लिक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसग्रेस ऑफ द वर्साइल। जो वर्साइल में हमारी बेइज्जती हुई है उसका कौन रिस्पॉन्सिबल है? वीमर। ये कॉमन पीपल सोचता था, लेकिन ये गलत सोचता था जी। देखो, दुनिया हमेशा सही नहीं होती है, यही चीज यंग लोगों में है। गांधी जी के बारे में सब गलत सोचता है, सभी नौजवान में गाली देता है गांधी जी को, जेल नेहरू को। पढ़ेगा उड़ेगा ही नहीं, ऐसे ही कहेगा पाकिस्तान को बांट दिए तो ही कर दे। भाई गांधी जी का रोल ही नहीं है उसमें, माउंटबेटन था उस समय। तब कॉमन आदमी क्या सोचता था कि बीमर रिपब्लिक इसके लिए जिम्मेवार है, जो हमारा बेइज्जती हुआ ना वर्साइल में, इसके लिए बीमर रिपब्लिक जिम्मेवार है। बताओ ये सही बात है? नहीं है। समटाइम्स पीपल से देम एंड देयर सपोर्टर, उनको और उनके जो सपोर्टर कौन कौन थे देखो, याद करो, डेमोक्रेटिक
सोशलिस्ट एंड कैथोलिक इनके सपोर्टर थे। तो इनको वीमर रिपब्लिक और इनके सपोर्टर को सबको कंबाइन रूप से बोलता था नवंबर क्रिमिनल्स। आ गए साले नवंबर क्रिमिनल, आ गए नवंबर क्रिमिनल। ऐसा ही कहीं गली में जाएंगे तो चिढ़ाते थे। जैसे ये लोग जाके जर्मनी के बारे में कुछ बोलते थे ना कि जर्मनी को हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, तो पीछे से कहता है नवंबर क्रिमिनल क्या तुम करोगे, कुछ नहीं करोगे। ऐसा ही चिल्लाता था लोग, ऐसे ही बेइज्जती करता था इन लोग का, समझे। तो ये नवंबर क्रिमिनल्स है। कौन कौन है नवंबर क्रिमिनल्स? कैथोलिक और वीमर, चारों है। वीमर, डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, कैथोलिक, ठीक है ना। ये चारों लोग को नवंबर क्रिमिनल का संज्ञा दे दिया था ये लोग, जर्मन के आम आदमी, समझे। अब क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाई पीपल अपोज द वीमर रिपब्लिक एंड हेल्ड गिल्टी फॉर द साइन ट्रीटी। पीपल जो है ना, जर्मनी के पीपल क्यों वीमर रिपब्लिक को क्या करता था, नापसंद करता था, अपोज करता था। क्यों करता था? बिकॉज वीमर रिपब्लिक एक्सेप्टेड द ट्रीटी ऑफ द वर्साइल इन विच जर्मनी लॉस्ट 13% लैंड, 10% पॉपुलेशन, फॉरेन कॉलोनी, हाँ, आयरन, 26% कोल, कंपनसेशन ऑफ 6 बिलियन यूरो। तो यही तक क्वेश्चन का आंसर देना था, क्या याद नहीं होगा? बचपन तक, बुढ़ापे तक याद रहेगा। पढ़ो ऐसा कि अपना बच्चा को पढ़ाओ, नाम याद रखना। हम लोग जब पढ़ते थे तो सर याद कराए थे ऐसे ऐसे, देखो अभी तक याद है। एगो तुम लोग हो, मैंने अपना बचवा को कहोगे ऐसे, तुम लोग बाबू माँ आज कहता होगा तो नहीं के पढ़ता रहोगे, हमनी के पढ़त रहनी सा, झोरा में लेके जात रहनी सा। तुम लोग है ना, हम लोग पढ़ते थे साइकिल से जाते थे, तुम लोग आज बाइक से जा रहे हो तब नहीं हो रहा। तुम बाइक से आ रहे हो, तुम कहना मैंने हम खराब बाइक से जाते रहनी। हमेशा जो है ना बच्चे को मोटिवेट ही करता है लोग। ऑनलाइन चलेगा, देखो वही चीज है, वही चीज है जी, सेम चीज है, याद हो गया, इसको बार बार करने की क्या जरूरत है। अब देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, एनटीएससी का क्वेश्चन है, रिच स्टैग इज अ डैश पार्लियामेंट। कहाँ का रिच स्टैग? रिच स्टैग कहाँ का पार्लियामेंट है? जर्मनी का, और कहाँ का रहेगा? जर्मनी पढ़ ही रहे तो कहाँ का रहेगा। एनटीएससी 2015 में आया है। हु वेयर नवंबर क्रिमिनल्स वाई? हाँ, कैथोलिक। क्यों थे नवंबर क्रिमिनल? ट्रीटी ऑफ वर्साइल इन विच जर्मनी लॉस्ट दिस 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 दिस, सब लिख देना है। अब क्या क्वेश्चन दो करने में कोई दिक्कत है? वही चीज है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए द इफेक्ट ऑफ वार। अभी हम लोग सिर्फ इफेक्ट ऑफ वार पढ़े थे लोग, जर्मनी के रेस्पेक्ट में पढ़े थे लोग। जर्मनी में आखिर वार का इफेक्ट क्या हुआ था, अब पूरे यूरोप में होगा, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार 37 देशों मिल के लड़े थे, समझे जी। देखो देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वार में 37 देश पार्टिसिपेट किए थे, 3 कॉन्टिनेंट पार्टिसिपेट किया था, एशिया, अफ्रीका, यूरोप। यूरोप तो पूरा था ही। 2 करोड़ समथिंग लोग मारे गए थे, 2 करोड़, जिसमें 1 करोड़ 10 लाख तक खाली आर्मी मरा था। 1 करोड़ 10 लाख, समझे, उसमें आर्मी लोग सिर्फ मरा था, 1 करोड़ 10 लाख। तो देखिए द इफेक्ट ऑफ वार, द वार हैड बोथ साइकोलॉजिकल एंड फाइनेंशियल इंपैक्ट ऑन द इंटायर कॉन्टिनेंट। जो यूरोप है ना, जिसमें अभी 50 के आसपास में कंट्री आते हैं, पहले इतने कंट्री नहीं थे, तो पूरे कॉन्टिनेंट पे साइकोलॉजिकल और फाइनेंशियल दोनों इंपैक्ट पड़ा था। जब लड़ाई होती है ना तो वहाँ के बच्चे में जो है ना बहुत टेंशन हो जाता है, कब बम कहने गिर जाए, एकदम डर का माहौल रहता है। जो दिल के छोटे रहते हैं ना, दिल के मरीज रहते हैं, उन तो निकल लेते हैं ऊपर। थोड़ा सा बहुत ही हार्श कंडीशन होता है। 2 साल के लिए तो युद्ध हो रहा है गाजा में, 2 साल से मर रहा है बेचारा बच्चा सब, ठीक है। तो देखिए द इफेक्ट ऑफ वार में देखिए कि क्या क्या आखिर वार में हुआ था, इसको देखिए। फ्रॉम बीइंग ए क्रेडिटर यूरोप बिकेम अ डेटर। पहले लोगों को कर्जा देता था यूरोप, अब खुद कर्जा लेने वाला हो गया वार के कारण से। मान लो तुम्हारे घर में बहुत फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है, बढ़िया से कमा खा रहे हो, कोनो बगल वाला लड़ाई लगा दिया और मार काट हो गया, 2-4 लोग मरियो गया,
अब तुम फंस जाओगे केस में, अब कमाने जाओगे केस लड़ोगे, केस लड़ोगे, कर्जा लेना ही पड़ेगा। तो पहले तुम दूसरे को कर्जा देते थे, मार किए, बहुत जोश में थे, अब अपने कर्जा ले रहे हो। ये तो हाल हुआ। क्या अच्छी बात है मार करना। जो भी पुराने लोग होते हैं ना, एक दूगो बात बर्दाश्त कर लेते हैं, का है ये कारणवा है। और नौका सब आएगा जोश में, थोड़ा थोड़ा बात होगा, बाप रे बाप ले। देखो स्कूल के बाहर क्या होता है, लाइन के पास क्या होता है, जितना झगड़ा करने वाले कौन होते हैं, 19 20 22 13 14 15 साल का बच्चा रहता है ना। कोनो बूढ़ा आदमी झगड़ा करेगा, बूढ़ा आदमी गाड़ियों सुन लेगा, चल देगा, कोई जानता है ये 1 मिनट का मैंने हमको अभी पेन है, और लड़ाई झगड़ा होगा तो कई साल का पेन हम ढोएंगे और जाएंगे इथी में कचहरी में। द सपोर्टर्स ऑफ द वीमर रिपब्लिक वे आर क्रिटिसाइज्ड। जो वीमर रिपब्लिक के सपोर्टर थे ना, वो क्रिटिसाइज हुए, वो तो पहले से जानते हो। सोल्जर्स केम टू बी प्लेस्ड अबव द सिविलियंस। देखो ये बहुत बड़ा इंपैक्ट है जी। जब वार होता है तो लोग किसका वैल्यू होता है, सोल्जर का। तो यूरोप में क्या हो गया, जब वर्ल्ड वार 1 हुआ ना, तो जो भी सोल्जर का काम किया था ना, उसको बहुत वैल्यू मिलने लगा, भगवान की तरह लोग समझने, अरे वर्ल्ड वार 1 में लड़ा था, अरे जर्मनी की तरफ से लड़ा था, क्या आदमी हो यार तुम, कितना महान आदमी हो तुम। लोग उसको एकदम मने इज्जत के नजर से देखना। फलाना जानते रखा आर्मी के जवान, हाँ पहला वर्ल्ड वार में 25 लोग के मार के आई रहे। लोग ऐसे मैंने उसका व्याख्या करने लगा। तो सोल्जर को आम पब्लिक से ऊपर का दर्जा देने लगा लोग। और जब सोल्जर को दर्जा जब आम पब्लिक से ऊपर मिलेगा, तो हर आदमी चाहेगा ना हमारे घर में जो बच्चा पैदा हो ना एकदम हष्ट पुष्ट हो, एकदम तुरंत तुरंत खिसिया जाए, बम फेंक दे, किसी को मार दे, किसी का हड्डी तोड़ दे। लोग ऐसा चाहेगा। जब वैसा मान लो तुम्हारे घर के बगल वाले से झगड़ा हो रहा है, तो तुम क्या चाहोगे कि हमारे घर में जो झगड़ा जो बच्चा है वो नॉर्मल हो जाए, बात सुन के आ जाए? नहीं, सोचेगा कि तू एक को मारा है तो तू 2 को मार के आओ। तो यही कंडीशन यही हुआ। सोल्जर्स केम टू बी प्लेस्ड अबव द सिविलियंस। एग्रेसिव वार प्रोपेगेंडा एंड द नेशनल ऑनर बिकम इंपॉर्टेंट। और जो वार प्रोपेगेंडा, वार के बारे में प्रचार करना जो है ना, ये सेंट्रल पॉइंट बन गया पॉलिटिक्स का। मैंने कोई भी नेता था प्रचार करने था, अब की बाहर तो एकदम छोड़ना नहीं है फ्रांस को, अब आप उसको उड़ा देंगे लोग जड़ी से, ऐसे कहता था लोग। वार प्रोपेगेंडा, वार के बारे में प्रचार करता था, एकदम एग्रेशन में बात करेगा, लड़ाई झगड़ा खाली बात करता, उसको लोग पसंद करने लगा, उसको लोग पसंद करने लगा। तो ऐसा वहाँ का सिचुएशन हो गया। पॉपुलर सपोर्ट वाज इंक्रीजिंग फॉर द कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप। देखो जो कंजर्वेटिव माइंड के लोग थे, जो ओपन माइंड के लोग नहीं थे, जो कंजर्वेटिव माइंड के लोग होते हैं, जो अपने बारे में सोचते हैं, अपने कास्ट के बारे में, अपने रिलीजन के बारे में। देखो इधर, इधर देखो, डिक्टेटरशिप मैंने राजा की तरह, तो मैंने चुन के आना है, उसके बाद राजा बन जाना है, उसको बोलते हैं डिक्टेटर। थोड़ा बहुत इलेक्शन भी कराएगा लोग। तो कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप के लिए जो है ना, यहाँ पे सपोर्ट आने लगा। तो नेशनलिज्म ठीक है, नेशनलिज्म जो है ना ये ठीक है, लेकिन नेशनलिज्म का जो है ना, देखो नेशनलिज्म बहुत खराब चीज भी है। हमारा देश सबसे अच्छा ये नेशनलिज्म है। पाकिस्तान खराब है, उसको अटैक करके खत्म कर देंगे। नेपाल बहुत खराब है, उसको अटैक करके मिला लेंगे। ये नेशनलिस्ट सोच नहीं है, इसको बोलते हैं इंपेरियलिज्म बोलते हैं। जब नेशनलिज्म का अंत होता है ना, लास्ट होता है, तो इंपेरियलिज्म आता है, साम्राज्यवाद आता है। भाई हम ठीक है अपने देश के लिए काम करेंगे, ये नहीं कि नेपाल खराब है तो उसको दिया देंगे, बांग्लादेश को हड़प लेंगे, पाकिस्तान को मिटा देंगे, अपने देश के बारे में सोचेंगे। तो ये नेशनलिज्म के साथ साथ इनके अंदर इंपेरियलिज्म आ जाता है कि नहीं हम ही लोग अच्छा है, बगल वाला खराब है, उसको खत्म करना है, उसको लड़ाई में हराना है, उसे बदला लेना है, समझे, उसको सजा देना है। ऐसा लोगों के अंदर अब और डेंजर थिंकिंग आने लगी। अभी लोग का माहौल कैसा है, क्या ये लोग ऐसे, ये लोगों के माहौल से आप लोग को लग रहा है कि अगला कुछ दिन में लड़ाई नहीं होगी? होकबे करेगा। ये लोग खुद माहौल क्रिएट कर रहा है, सोल्जर को वैल्यू दे रहा है, एग्रेसिव वार प्रोपेगेंडा फैला रहा है। लोग सोच रहा है कि हमारा बेटा एकदम मस्कुलिन हो, पहलवान हो, मारा मारी में एकदम आगे हो। यूरोप के लोग सोच रहा है। तो क्या वार नहीं होगा? और अगला वार की तैयारी हो रही है, अगला फिर वार होगा। पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, न्यू पार्टी राइज। अब देखो सुनो, एक चीज और देखो लो, एक चीज बताना हम भूल गए थे। देखो जी ये सुनो, जैसे वीमर रिपब्लिक आता है 1919 में, इधर वीमर रिपब्लिक आता है, वीमर लोग आता है, तो हिटलरो तो आता है 1919 में। क्या पार्टी बनाता है? जर्मन वर्कर्स पार्टी बना के हिटलर भी आता है, ये पार्टी ज्वाइन कर लेता है। ठीक है,
इसके बाद जर्मन वर्कर पार्टी का नाम क्या होता है? नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी रखता है। नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी, इसी को ना बोलते हैं नाजी, इसी को ना नाजी बोलते हैं। ठीक है, और देखो सुनो, जैसे ये 1919 में आता, देखो इधर, अरे इधर देखो, वीमर लोग जब 1919 में आता है लो, जर्मनी पे कब्जा करता है लो, मैंने चुना के आता है लो, कब्जा नहीं बोल सकते हैं, तो उसी के समय में एक और पार्टी उदय होता है, स्पार्टिस्ट लीग उसको बोलते हैं, स्पार्टिस्ट लीग। ये लोग कम्युनिस्ट पार्टी है, ये लोग कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट है लोग, ये लोग कम्युनिस्ट जहां भी दुनिया में रहेगा, कहां से वो लोग लेगा, दुनिया में कहीं भी कम्युनिस्ट है, उनका जितना भी गुरु रहेगा रसिया रहेगा। क्योंकि रसिया में कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ था 1917 में, 1917 में जो बोल्शेविक वहाँ का कब्जा किया था ना, तो बोल्शेविक ही वहाँ कम्युनिस्ट है। तो ये बोल्शेविक के आधार पे ये लोग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी की स्थापना करता है लोग। ये कौन? स्पार्टिस्ट लोग। देखो लोग, स्पार्टिस्ट लोग जो आता है ना, तो बोल्शेविक के आधार पे जर्मनी कम्युनिस्ट पार्टी की गठन करता है लोग, और सोचता है लोग कि रसिया के बगले में यूं कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता ला देंगे लोग। मारा मारी ये लोग शुरू करता है, वीमर से लड़ाई शुरू करता है कि तुम भागो, हम लोग का राज रहेगा, हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता लाएंगे लोग। लेकिन वीमर वाला का फायदा है। 1919 जो 18 में जो वर्ल्ड वार खत्म हुआ है, तो बहुत सारे जो है ना आर्मी लोग फ्री बैठा हुआ घर है, फ्री तो बैठा है, लेकिन बंदूक चलाना तो जानबे ना करता है। बंदूक छोड़ा है हमने, बंदूक चलाना नहीं छोड़ा है, ऐसा डायलॉग है। तो बंदूक को चलाना थोड़ा छोड़ा है लोग, बंदूक चलाना तो जानबे करता है लोग। अब वीमर रिपब्लिक उनको क्या करता है, बुलाता है, कुछ पैसा देता है, चाहे फ्री में, देश सेवा में बंदूक बांटता है, और इनको ले मरवाता है स्पार्टिस्ट को। कहानी इनका खत्म कर देता है, पूरा क्रश कर देता है। इनका जितना ड्रीम था, सपना था, जितने भी लोग थे, सबको स्वाहा करवाता है। जिनसे मरवाता है ना, उसका नाम है फ्री कॉप्स। जो फ्री का आर्मी नहीं था लो, उसको नाम दिया गया है हिस्ट्री में फ्री कॉप्स। तब वीमर रिपब्लिक ने स्पार्टिस्टों का जो मर्डर कराया, उनका दमन कराया, वो फ्री कॉप्स के द्वारा कराया। वो कौन थे? तो वर्ल्ड वार 1 के जो आर्मी थे, जो सोल्जर थे, जो घर पे बैठे थे, उन्हीं के द्वारा ये कराया। तो ये फायदा हो गया ना हिटलर को। ये लोग अपने लड़ाई कर रहा था, हिटलर इधर राइज कर रहा है अपने आप को, धीरे धीरे वो अपने आप को मजबूत कर रहा है, समझे। देखो, जब तुमको जीतना रहेगा ना, तो सिचुएशन ऐसा बनेगा कि तुम जीतते चले जाओगे, तुम्हारे पक्ष में सिचुएशन बनते जाएगा। देखो, along the birth of the Weimar Republic, स्पार्टिस्ट अभी बताए हैं ना, स्पार्टिस्ट also born in the Germany on the pattern of the Bolshevik revolution in the Russia। रसिया में जो बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी का रिवॉल्यूशन हुआ था, उसी के बेस पर यहाँ पे स्पार्टिस्ट लीग का गठन होता है। भारत में भी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई, सीपीएम, माले, ठीक है ना। द स्पार्टिस्ट फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी एंड आर्म रिवॉल्यूशन स्टार्टेड, और आर्म रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया, वेपन से मारना शुरू कर दिया वीमर रिपब्लिक को सत्ता पे कब्जा करने के लिए। बट दिस आर्म रिवॉल्यूशन वाज क्रश्ड बाय वीमर बाय फ्री कॉप्स। फ्री में इसको तो निपटा दिया लोग, ठीक है। तो ये भी कहीं पूछ सकता है, हु वेयर स्पार्टिस्ट, ये क्या किए थे? द स्पार्टिस्ट वेयर द group, Spartists were the group in the Germany, those formed Communist Party of Germany on the basis of Bolshevik revolution, but they were crushed by Weimar Republic by free corps। ये फ्री कॉप्स के द्वारा इनका कहानी समाप्त हो गया जी, गए ये लोग, स्पार्टिस्ट लोग गए। देखो, अब तो दूसरा पॉइंट इसी में देखो, और क्या घटना होती है। जर्मनी लोन लेता है वर्ल्ड वार 1 को लड़ने के लिए, कुछ तो कुछ लोन लिया होगा, ठीक है। 4 साल लड़ाई लड़ा है ना, 4 साल। तो लड़ाई होगा तो क्या दुकान खोल लोगे? दुकान नहीं खोलोगे तो क्या इनकम टैक्स मिलेगा, सेल टैक्स मिलेगा? नहीं मिलेगा, सबका कमी नहीं बंद। और लड़ाई यहाँ पे होगा, दंगा फसाद होगा तो कोचिंग चलेगा? नहीं चलेगा। आमदनी होगा ना, घर वाले को मिलेगा ना हमको मिलेगा, तुम्हारी पढ़ाई गई, 4 साल बच्चे बैक हो गए। तो वर्ल्ड वार 1 लड़ा था तो लोन लेके लड़ा था, सो दे हैव टू पे द लोन, उनको लोन पे करना था। इन 1923 जर्मनी रिफ्यूज टू पे द वर्ल्ड वार 1 कंपनसेशन, जो $6 बिलियन का जो कंपनसेशन लगा था ना 1923 में। अब तो इसके पास पैसे नहीं थे तो क्या करे, कहेगा जा भट ना देंगे, जो करना है कर लो, जो करना है कर लो। अब तो हम
क्या बोलते हैं, डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, हम तो डूबे किए हैं, जो करना है करो। सो फ्रांस ऑक्युपाइड इट्स लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया रूहर, है जो जर्मनी है ना, इधर फ्रांस, इधर बेल्जियम है, यहाँ फ्रांस है, इधर पेरिस है, यहीं पर रूहर एरिया इसको कब्जा कर लिया। जो नहीं देगा पैसा तो कब्जा कर लेंगे हम, ठीक है। तो फ्रांस इस पर कब्जा कर लेता है और बोला कि यहाँ का जो कोयला वो हमारा है, तुम कॉम्पनसेशन नहीं दोगे तो तुम्हारा ज़मीन कब्जा कर लेते हैं। गांव में यही ना होता है, आप किसी से पैसा लिए हैं, पैसा नहीं लौटाइएगा, आपके पास ज़मीन है तो क्या करेगा, छोड़ देगा, ज़मीन पे कब्जा कर लेगा, ठीक है। जर्मनी रिटेलिएट विद द पैसिव रेजिस्टेंस। अब देखो जर्मनी भाई साहब कितना होशियार है, ये कैसे रिटेलिएट कर, आप किसी कमजोर आदमी को तुम मार रहे हो तो कमजोर आदमी क्या करेगा ना, बेचारा कमजोर है तो तुमको मार सकता है नहीं, तो क्या करता है, लो मरवा, ले चाकू से अपने काटेगा, देखना इसे। अब डरे मत मार मत मार मत मार, मार कहीं अपने आत्महत्या कर लेगा तो तुम ही फंसोगे ना। वही जर्मनी करता है, लो भैया हमको मारोगे ना, और हम अपने आप को मार रहे हैं। अब ये रेकलेसली क्या करता है, इसको पैसिव रेजिस्टेंस बोलते हैं। एक को आर्मी नहीं भेजता है, बीमारवा सही में ये लोग बीमार खत्म है सब, एगो दो आर्मियों तो भेजना चाहिए, कब्जा किया है तो एक को आर्मी नहीं भेजता है। लो ये लोग क्या करता है ना, पेपर करेंसी को भर भर के छापता है, लो पूरा गोडाउन भर देता है पेपर करेंसी से। अब मार्केट में जब पैसा ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, महंगाई बढ़ेगा, पैसा का वैल्यू कम हो जाएगा। अभी आप लोग के पास पैसा नहीं है तो पेट भूखलो रहेगा ना, तो घरे चल जाओगे, जो रोटी सब्जी बना रहेगा वह मारोगे। और जैसे पैसा आ जाएगा ना तो कहे बा रोटी सब्जी मम्मी तो खराब लगा था, बाहर से तुम खा लोगे। तो पैसा जो है ना दुकान के तरफ ले जाती है। द वैल्यू ऑफ द जर्मन करेंसी कोलैप्स्ड, साफ खत्म हो गया, जो अभी ईरान का हाल है। ईरान में जाओगे ना तो तुम 1 मिलियन का 1 रुपया रहता है वहाँ पे, 25,000 30,000 में कोई सामान मिलेगा वहाँ का, पानी मिलेगा एक बोतल 25,000 30,000 का वहाँ का, इतना वैल्यू डाउन हो गया वहाँ के पैसा का। $1 जो है ना अप्रैल में 24,000 मार्क था, जर्मनी का रुपया का नाम मार्क है। जुलाई में हो गया इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 9 लाख हो गया। बताइए ना, अप्रैल मई जून जुलाई में 3 महीना के बाद ये अगस्त में हो गया इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 46 लाख हो गया $1। और दिसंबर में तो 9 करोड़ 88 लाख हो गया। कितना खराब स्थिति होगा, बाप रे बाप, सोचने में भी आदमी पागल हो जाएगा। $1 अभी इंडिया में 86 रुपया हो रहा है, तो ये हाल है, 9 करोड़ हो गया। क्या बुरा स्थिति हुआ होगा, इस सोच सकते हो, 9 करोड़। प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड इंक्रीज, देयर वाज हाइपर इन्फ्लेशन, बहुत खतरनाक तरह से वहाँ महंगाई हो गई थी, बहुत डेंजर महंगाई हुई थी। अभी पाकिस्तान में जाओगे तो अंगूर मिलेगा तुमको 600 रुपया के जी, अब पाकिस्तान में 600 रुपये के जी अंगूर। प्याज मिलता है 200, आलू 150 पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान में हम जाएंगे तभी जानेंगे यार यूँ गजब हाल है मैंने, देखो ना, पाकिस्तान जाएंगे तभी जानेंगे, ऐसे नहीं जानेंगे और चिकन दाम है वहाँ पे 700 रुपये के जी, तो यहाँ के 1 रुपया वहाँ जाओगे तो 3 रुपया हो जाएगा। हम लोग के पैसा ना उससे 3 गुना ज़्यादा है। अगर तुमको लग रहा होगा कि तुम्हारा देश गरीब है, बस पाकिस्तान से कंपेयर कर लो। लग रहा होगा ज़्यादा अमीर हो गए हैं तो चाइना से कंपेयर कर लो, पड़ोसी है दोनों, एगो दक्षिण में है एगो उत्तर में है, बस चाइना से कंपेयर करोगे तुम यहाँ रहोगे, मैंने पड़ोसी से ना कंपेयर करोगे। चाइना से कंपेयर करोगे तो तुम नीचे रहोगे, पाकिस्तान से कंपेयर करोगे बाप रे बाप हम लोग कितना अमीर है, चाइना से कंपेयर करोगे तो फिर गरीब हो जाओगे। अब देखिए अमेरिका जो है ना, अमेरिका कभी कभी अपना प्लान देखता है कि जहाँ पे हम ये कर रहे हैं सब प्लान करता है, तो तुमको लगता है वो अच्छा कर रहा है, लेकिन वो अपने लिए अच्छा करता है। एक प्लान आया था जिसको बोलते हैं डवेस प्लान बोलते हैं, 1924 से 1929 तक आया था डवेस प्लान। जैसे तुम हमसे ले लिया पैसा, कल ही बताए थे, तुमको 4 आदमी को पैसा देना है, हर साल 1 और लाख रुपया देना है, तुम्हारे पास पैसा है नहीं, आमदनी बहुत कम आ रहा है, नहीं दे रहे हो, तो हम सोचेंगे हमारे पास पैसा रख लेना है, इसको देते हैं 4 लाख रुपया, आज तुम 4 साल बाद चुकाना,
4 लाख नहीं, तुम 5 लाख लो, तुम 6 लाख ले लो, 1 और लाख तो हमको भी पैसा दे देगा उसमें से। हम 1 लाख दिए तो हमको तो कुछ उसमें से मिल ही हो गया ना हमारा। इधर देखो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान। हमने मान लो तुमको 6 लाख दे दिया, तो 1 लाख तो हमारा मुआवजा मिल गया, 1 लाख तो हमको मिल ही गया। अब 6 लाख तुम कर्जा भी ले लिया, फिर कर्जे तुम बाद में चुकाना। तो वही डवेस प्लान है। अ प्लान मेड बाय यूएसए टू सपोर्ट द जर्मनी, जर्मनी को सपोर्ट करने के लिए यूएसए ने एक प्लान किया, इसको डवेस प्लान बोलते हैं। लेकिन जैसे प्लान किया ना, तो 1929 में अमेरिका का हालत और ख़राब हो गया, शेयर मार्केट उसका धड़ाम हो गया। अब हम तुमको पैसा कब तक देते रहेंगे, जब तक हमारी स्थिति अच्छी रहेगी तभी तक ना। अब ये पैसा देना यूएस बंद कर दिया। एक दिन में यूएसए में 13 मिलियन शेयर जो बिके थे खराब स्थिति में। तो क्वेश्चन पूछेगा व्हाट वाज डस प्लान, एनटीएससी 2015-16 में पूछा था। तो अमेरिकन प्लान है जो जर्मनी को इजी रिपे करने के लिए, लोन को इजी रिपे करने के लिए दिया गया था। ये आराम से आप लोन रिपे कर लीजिए, आज थोड़ा बहुत डेवलपमेंट कर दो कि अगला लोनवा भी हमारा तुम चुका सकते हो। ये है तुम्हारा डवेस प्लान है जी। तो देखो अब तक हम लोग कहाँ तक आ गए, 90, 100, 18, 29 तक लगभग में आ गए। बंद कर दो उसी तरह। अब देखो, अब ये मत सोच, ये 6 बज गया। टाइम पता ही नहीं लगा, इतना टाइम बीत गया। चलो ये लास्ट टॉपिक पढ़ा रहे हैं। अब तुम लोग को लगेगा कि हिटलरवा, इधर ये कहानी चल रहा है, उधर हिटलर अपना खिचड़ी पका रहा है। हिटलरवा छोड़ा नहीं है, वो अपना प्रोपेगेंडा फैला रहा है, गांव गांव में घूम रहा है, स्टाइल मार रहा है, बोल रहा है लोगों को कि भाई हम सेव कर लेंगे, सेवियर है, समझे, तुम्हारा इज्जत वापस कर लेंगे, ये सब काम कर रहा है। देखिए 1924 विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द डवेस प्लान बाय यूएसए, जर्मनी केम आउट फ्रॉम द फिनेंशियल इनस्टेबिलिटी। जो जर्मनी में फिनेंशियल जो क्राइसिस हुआ था उससे थोड़ा सा बाहर आया कुछ दिनों के लिए। पैसा मिला, तनी सा लोन वोन मिला, मार्केटिंग वोन किया, कुछ कंपनी बैठा, रोड वोड बना। दिस सपोर्ट वाज विथड्रॉन व्हेन वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज इन 1929 क्रैश्ड। 1929 में जब वॉल स्ट्रीट क्रैश हुआ तो ये सपोर्ट हटा लिया गया, यानी कि यूएसए इनको पैसा देना बंद कर दिया। द जर्मन इकोनॉमी वाज हिट बैडली। अब तो और हालत खराब हो गई 1929 में, और जर्मन इकोनॉमी खराब। लोनवा सत्तर में अच्छा हुआ था, फिर पुरानी स्थिति में वापस चले गए। द मिडिल क्लास एंड द वर्किंग पॉपुलेशन वी आर फिल्ड विथ द फियर ऑफ प्रोलेटर, क्या ना ये शब्द है जी, प्रोलेटरियनाइजेशन, मतलब लेबर बनने का उनको अंदर जो है ना ये डर सताने लगा कि भाई अब तो हमारी वर्किंग क्लास है। वर्किंग क्लास जो लोग काम करते थे ऑफिस में, टीचर थे, वकील थे, इंजीनियर थे, डॉक्टर थे, उनको डर लगने लगा कि अब तो जॉब रहेगी नहीं, जॉब नहीं रहेगी तो हम क्या करेंगे, तो लेबर का काम करना पड़ेगा, ईंटा ढोना पड़ेगा, पेस्ट्री में काम करना पड़ेगा, कार साफ करना पड़ेगा, ये उनको डर सताने लगा। बाई 1932 इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाज डिक्रीज बाई 40%। 40% जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था ना वो घट गया, 32 तक जाते जाते 6 मिलियन जो है ना लोग बेरोजगार हो गए। 6 मिलियन में 60 लाख लोग बेरोजगार है। यहाँ तक कई करोड़ बेरोजगार है, तो कोनो चिंता नहीं है। 6 मिलियन है ना, अपने यहाँ तक अभी कई करोड़ बेरोजगार है, कई करोड़। तो अपनी जनसंख्या वैसी है, हम लोग महादेश हैं, हम लोग देश नहीं महादेश। अब देखो स्ट्रीट में कह रहा है कि आप स्ट्रीट में देख सकते हैं कि लोग जो है ना यहाँ पे गले में एक तख्ती रखते थे और उसी में लिखे रखते थे विलिंग टू डू एनी वर्क, कोई काम करने के लिए तैयार है, कौनो काम करने के लिए तैयार है, विलिंग टू डू एनी वर्क, ये तख्ती रखते रहते। ड्यू टू द लेस जॉब यूथ बिकेम क्रिमिनल्स, जो है ना जो नौजवान लोगों क्रिमिनल बन गए जॉब के कारण से। बिजनेसमैन लॉस्ट देयर सेविंग, जो बिजनेसमैन जो सेविंग किए थे वो भी खत्म हो गया।